हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। यह हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 62 से लेके 67 के अंदर। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा सेक्शन नंबर 62। सेक्शन 62 के अंदर हमें 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। पहला है हमारा नोवेशन, दूसरा है रिसेशन और तीसरा है ऑल्ट्रेशन। अगर सबसे पहले मैं बात करूं नोवेशन की, तो नोवेशन का मतलब होता है जब कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करता है किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को, यानी एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस कर रहा है एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को। अब किस तरीके से रिप्लेस करता है, कैसे रिप्लेस करता है, वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेकिन देखो नोवेशन जो है वो दो टाइप्स में हो सकता है। पहला बिटवीन द सेम पार्टीज, दूसरा बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। अगर सबसे पहले बात करें नोवेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज का मतलब यहाँ पर जो है पार्टीज चेंज होंगी। अब पार्टीज किस तरीके से चेंज होंगी उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ए ओड सर्टेन मनी टू बी। ए ने कुछ पैसा उधार लिया बी से, जो ए को बी को लौटाना है। लेकिन जब पैसा लौटाने की बात आई तो ए अनेबल हो गया टू रीपे द डेट। तो यहाँ पर ए बी के पास गया और जाकर बोला कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है सी जो तुम्हें पैसा दे देगा। तो बी ने बोला मुझे पैसे से मतलब है, चाहे तुमसे मिले चाहे सी से मिले। बी एग्री हो गया। तो ए बी और सी तीनों मिलकर एग्री हुए और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बनाया गया? बी और सी के बीच बनाया गया, जिसमें बी ने सी को अपना डेटर एक्सेप्ट करा इंस्टेड ऑफ ए। पहले डेटर कौन था? पहले डेटर ए था, लेकिन अब बी ने सी को अपना नया डेटर एक्सेप्ट करा। तो जैसे ही ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन बी एंड सी, ए डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द डेट टू बी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हुआ, दो कॉन्ट्रैक्ट बने। पहला कॉन्ट्रैक्ट बना था बिटवीन ए एंड बी और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना बिटवीन बी एंड सी। तो यहाँ पर पार्टीज चेंज हो गई और जैसे ही नया कॉन्ट्रैक्ट बना वैसे ही हमारा जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, वो डिस्चार्ज हो गया। यानी अब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। जैसे ही कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैसे ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, उसको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा ये एग्जांपल नोवेशन का है, लेकिन कौन सा टाइप है? चेंज ऑफ पार्टीज। तो यही बात बोली थी ऊपर, चेंज ऑफ पार्टीज, नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज। यहाँ पर सिर्फ पार्टीज चेंज हुई बट द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग द सेम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल पहले की तरह सेम रही। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। A इज इंडेटेड टू B एंड B टू C। A ने B का पैसा लौटाना है और B ने C का पैसा लौटाना है। तो A B का डेटर है और B C का डेटर है। तो यहाँ पर तीनों मिलकर एग्री होते हैं और एक नया एग्रीमेंट करते हैं बिटवीन A एंड C, जिसमें B को साइड करा जाता है और C को बोला जाता है कि तू डायरेक्टली A से पैसा रिकवर कर ले। तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट करा गया बिटवीन C एंड A, ये कहलाता है हमारा नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी सेम ऊपर वाले एग्जांपल की तरह हुआ, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहा लेकिन पार्टीज चेंज हो गई। तो यही था हमारा पहला टाइप जिसके अंदर चेंज ऑफ पार्टीज होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेम रहता है। अब देखते हैं अपना सेकंड टाइप। सेकंड है हमारा नोवेशन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टीज रिमेनिंग द सेम। तो पार्टीज यहाँ पर सेम है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक मेजर चेंज आता है जिसकी वजह से पार्टीज नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही बेहतर समझती हैं। यहाँ पर जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंज ना करते हुए पार्टीज एग्री होकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेती हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका। P owes 50 लाख रुपीस टू Q। P ने Q से 50 लाख रुपीस का उधार लिया है जो P Q को लौटाएगा। अब कुछ टाइम के बाद जो है P और Q मिलकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें P जो है Q के पास अपने 25 लाख का फ्लैट एज अ मॉर्गेज रखता है। किस चीज के बदले? उस 50 लाख रुपीस के बदले। तो यहाँ पर मॉर्गेज वाले पॉइंट के लिए P और Q ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट करा, जबकि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, हमारा जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें मॉर्गेज की कोई भी बात नहीं थी। और हमें पता है कि जब भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आने की वजह से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नए कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन बोला जाता है और उस नए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दिस न्यू अरेंजमेंट बिकम्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज द ओल्ड वन। तो जैसे ही न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना वैसे ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, तो अब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की तो जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे नोवेशन का सेकंड टाइप, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में मेजर चेंज आने पर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। तो ये हमने दोनों टाइप देख लिए नोवेशन के, पहला जहां पर पार्टीज चेंज होती हैं, दूसरा जहां पर पार्टीज सेम रहती हैं। तो अब देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड नोवेशन। आखिर एक वैलिड नोवेशन में कौन कौन से इसेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए? तो पहला इसेंशियल है हमारा म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो एक नोवेशन वैलिड नोवेशन तब माना जाएगा जब उसके अंदर सभी पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट प्रेजेंट होगी। अगर नोवेशन के अंदर किसी भी पार्टी ने अपनी कंसेंट देने से मना कर दिया और उसके बावजूद अदर पार्टीज नोवेशन करती हैं, तो फिर वो एक वैलिड नोवेशन नहीं माना जाएगा। सेकंड इसेंशियल है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? नोवेशन।
यहाँ पर नोवेशन की बात हो रही है। तो क्या बोला गया है कि नोवेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर आपको नोवेशन करना है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से पहले करना होगा। एक बार ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो उसके बाद आपके नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। दो पार्टीज हैं ए और बी। ए डेटर है, बी क्रेडिटर है। ए ने बी को 5 लाख रुपीस पे करने हैं। तो ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे 2 महीने बाद 5 लाख रुपए पे कर देगा। तो समय निकलता जाता है, 2 महीने पूरे हो जाते हैं, उसके बावजूद ए बी को 5 लाख रुपए पे नहीं करता। तो एक दिन बी जो है ए के पास आता है और आकर बोलता है कि तुमने पैसे देने का प्रॉमिस करा था जो तुमने अभी तक फुलफिल नहीं करा। तो ए बोलता है मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहां से दूं। अभी बोलता है चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। तुमने मुझे 5 लाख रुपए पे करने हैं, तो अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम टर्म्स और कंडीशंस में एक मेजर चेंज लाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं कि ए बी को अगले 10 दिन में 2.5 लाख रुपए पे करेगा और बाकी बचे हुए 2.5 लाख रुपए 5 इंस्टॉलमेंट में हर महीने पे कर देगा। तो ये नोवेशन करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ए और बी ने। तो नए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 10 दिन का टाइम दिया गया था कि ए बी को 2.5 लाख रुपए पे करेगा। अब 10 दिन और पूरे हो जाते हैं, यहाँ पर ए बी के पास आता ही नहीं है पैसा देने के लिए। तो बी को आता है अब गुस्सा और बी चले जाता है ए के खिलाफ कोर्ट में। बी कोर्ट में जाकर बोला कि मेरे और ए के बीच एक नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग ए ने मुझे 2.5 लाख रुपए 10 दिन के अंदर पे करने थे, लेकिन ए ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा, ए मुझे अब पैसा पे नहीं कर रहा। तो कोर्ट ने सारी बातों को सुना और सुनने के बाद फैसला सुनाया कि ए और बी के बीच जो सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ए ने बी को 5 लाख रुपए पे करने थे 2 महीने के अंदर अंदर, जो कि ए पे नहीं कर पाया था। यानी 2 महीने पूरे होने के बावजूद ए ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं करा था। तो 2 महीने के पूरे होते ही ए और बी का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका था और आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बावजूद आप उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी नोवेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका ये नोवेशन तो वैलिड माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपका नोवेशन का बेस क्या था, आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो चुका था। हमारे इसेंशियल्स में साफ साफ बोला गया है कि नोवेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर द ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक बार ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो उसके बाद नोवेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो जो ए और बी के बीच नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक इनवैलिड नोवेशन था। तो कोर्ट ने बी से बोला कि बी इस नोवेशन के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ए से पैसे को रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। लेकिन बी के पास अभी भी राइट है अपना पैसा रिकवर करने का। ए और बी के बीच एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो पूरी तरीके से वैलिड था। तो जैसे ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ए ने पैसा पे नहीं करा 2 महीने के अंदर अंदर, तो बी चाहे तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। तो समझ में आ गया आपको कि नोवेशन हमेशा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से पहले होना चाहिए। तीसरा एसेंशियल है हमारा, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। तो हमारा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है यानी नोवेशन है वो वैलिड और एनफोर्सेबल होना चाहिए। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल होने का मतलब आपको अच्छे से पता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा केस लॉ है 1964 का। इस केस में क्या हुआ था, एक ओल्ड मॉर्गेज एग्रीमेंट था जो सब्स्टिट्यूट करा गया विद अ न्यू मॉर्गेज एग्रीमेंट से। यानी यहाँ पर एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सब्स्टिट्यूट करा जा रहा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, यानी नया वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा नोवेशन कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या, ये जो न्यू मॉर्गेज एग्रीमेंट था ये अनएनफोर्सेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इस न्यू मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर पार्टीज ने इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। हमें पता है कि कई ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा था। तो वैसे ही यहाँ पर ये नए मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी था, जो पार्टीज ने नहीं करवाया। तो रजिस्टर्ड ना कराने की वजह से हमारा ये नया मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट जो है अनएनफोर्सेबल हो गया। और हमारे एसेंशियल में लिखा हुआ है कि नोवेशन वैलिड तभी माना जाएगा जब नया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और एनफोर्सेबल होगा। तो जनरली क्या होता है कि जब भी नोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी नया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। यानी न्यू कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर इस केस की तरह ऐसा हो जाए कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो, तो अब इस केस में अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पार्टीज के ऊपर बाउंड होगा और पार्टीज उसी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेंगी। द पार्टीज वर स्टिल बाउंड बाय द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारे एसेंशियल्स हो गए ऑफ अ वैलिड नोवेशन।
अब ये नीचे एक नोट दिया हुआ है, ओनली वेरिएशन इन सम ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नोवेशन। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में सिर्फ थोड़ा बहुत वेरिएशन करने को हम नोवेशन नहीं कहते। अब इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि नोवेशन का मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। जब हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में या तो हम पार्टीज को चेंज करेंगे या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई मेजर चेंज करेंगे, तो वो हमारा नोवेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर यही बोला गया कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई छोटा मोटा वेरिएशन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट की एक दो टर्म्स में चेंज करते हो, तो वो आपका नोवेशन नहीं कहलाता। तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है हमारा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन और नोवेशन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनते चलो ऑल्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम ऑल्ट्रेशन और नोवेशन का डिफरेंस भी देखेंगे। तो अगर मैं ऑल्ट्रेशन की बात करूं तो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट की एक या दो टर्म्स में चेंज करना। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में कोई माइनर चेंज होता है तो वो ऑल्ट्रेशन कहलाता है। एक ऑल्ट्रेशन वैलिड ऑल्ट्रेशन तभी माना जाता है जब उसके अंदर सभी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट प्रेजेंट हो। ये सेम वही नोवेशन वाला पॉइंट है। तो ऑल्ट्रेशन के अंदर चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन में माइनर चेंज आता है, लेकिन यहाँ पर पार्टीज चेंज नहीं होती। नोवेशन के अंदर हमारी पार्टीज चेंज होती थी, लेकिन ऑल्ट्रेशन के अंदर पार्टीज चेंज नहीं होंगी। अब ऑल्ट्रेशन में क्या क्या हो सकता है, एन ऑल्ट्रेशन माइट अकर व्हेन वन पार्टी वांट टू चेंज द डिलीवरी डेट। एक एग्जांपल देखते हैं, दो पार्टी से ए और बी। ए ने बी को लोन दिया कितने का, 50,000 का। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट क्या है, 15% पर एनम। अब यहाँ पर जो है कुछ टाइम बाद मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, तो ए ने बी को 50,000 रुपीज का लोन दिया था 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अब यहाँ पर मार्केट का रेट कम होने की वजह से दोनों ने आपस में म्यूचुअली डिसाइड करा कि इंटरेस्ट रेट को 15 से कम करके 12% पर एनम कर देंगे। अब 6 महीने बाद आगे जितना भी टाइम है 2 साल के अंदर, उस पर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीज ने आपस में मिलकर एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन करा, छोटा सा चेंज करा टर्म्स और कंडीशन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। तो अब देखो यहाँ पर जो 12% का नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो हमने ऑल्ट्रेशन करा है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो 15% वाला पुराना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो गया। तो एक वैलिड ऑल्ट्रेशन जब हो जाती है तो उस केस में जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, 12%। तो हम कह सकते हैं कि ऑल्ट्रेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन को ही चेंज करा जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन। नोवेशन के अंदर हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट आता है और सभी पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है। जबकि ऑल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की ही टर्म्स और कंडीशन में चेंज करा जाता है और बाकी म्यूचुअल कंसेंट सभी पार्टीज की तो यहाँ पर भी चाहिए। चेंज ऑफ पार्टीज की बात करूं तो नोवेशन के अंदर पार्टीज सेम भी हो सकती है या फिर पार्टीज चेंज भी करी जा सकती है, यानी कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है। जबकि ऑल्ट्रेशन के अंदर पार्टीज हमेशा सेम रहेंगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन के अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो जाता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जबकि ऑल्ट्रेशन के अंदर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं होता, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में ही चेंज करा जाता है, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाइड मैनर में परफॉर्म करा जाता है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑल्ट्रेशन एंड नोवेशन। तो हम देख रहे थे सेक्शन नंबर 62, जिसके अंदर हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट देखने, नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्ट्रेशन। तो हमने नोवेशन और ऑल्ट्रेशन देख लिया, अब हम देखते हैं रिसेशन। तो अगर मैं बात करूं रिसेशन की, तो रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन के अंदर पार्टीज डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती हैं। रिसेशन अकर्स व्हेन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर पार्टीज जो हैं आपस में मिलकर एग्री करती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हैं। इन द केस ऑफ रिसेशन, रिसेशन के केस में ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, सिर्फ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के प्लेस पर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। एग्जांपल देखते हैं, ए प्रॉमिस टू सेल a certain goods to B at a certain price by a certain day. Before the date of performance, A and B agrees that the contract will not be performed. तो A ने B को प्रॉमिस करा कि वो B को कुछ certain goods एक certain price पर एक certain date पर सेल करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस की डेट आने से पहले ए और बी ने मिलकर एग्री करा। ए ने बोला कि मेरे पास गुड्स नहीं है तुम्हें सेल करने के लिए, बी ने बोला कोई बात नहीं, मुझे अब गुड्स की जरूरत भी नहीं है। तो ए और बी दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो क्लियर हो गया। तो हमने सेक्शन 62 पूरा देख लिया, उसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन, ये तीनों हमने देख लिए। तो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 63। तो सेक्शन 63 के अंदर हम 2 कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, एक रेमिशन का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वेवर का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर प्रॉमिसी परफॉर्मेंस को वेव ऑफ कर सकता है और चाहे तो रेमिट भी कर सकता है। अब वेव का मतलब क्या होता है, रेमिट का मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें रेमिट की, तो अगर रेमिट को समझे यानी रेमिशन को समझे, तो रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर सम, यानी जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रॉमिसी को जितना पैसा मिलने की बात हुई थी, अगर प्रॉमिसी उससे कम एक्सेप्ट कर लेता है
तो उसको बोला जाता है रेमिशन। तो रेमिशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर सम देन व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर और अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रॉमिस मेड। एग्जांपल देखते हैं इसका। A owes B 5,000 rupees. A pays to B rupees 2,000 and B accepted in full satisfaction. In this case, A is discharged from his liability of rupees 5,000. तो यहाँ पर A ने B को 5,000 दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में A ने B को कितना दिया 2,000 और B ने भी इस 2,000 को एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटिस्फेक्शन। यानी यहाँ पर प्रोमिसी ने लेसर सम एक्सेप्ट कर लिया और फुल सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सेप्ट कर लिया। तो अब इस केस में A डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ 5,000। क्या कल को B A से बैलेंस 3,000 मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां पर अब उस 3,000 को लेकर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोमिसी ने रेमिशन कर दिया, लेसर अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया। तो रेमिशन का मतलब समझ में आ गया। तो अब देखते हैं वेवर का मतलब क्या होता है। इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले वेवर का मतलब समझ लेते हैं। वेवर मींस रेलिंक्विशमेंट और अबेंडनमेंट ऑफ राइट्स। वेवर का मतलब होता है कि जब कोई पार्टी अपने राइट को छोड़ती है, रेलिंक्विश करती है, तो उसको वेवर कहा जाता है। वेयर अ पार्टी वेव हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज रिलीज्ड ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। तो जब कभी कोई एक पार्टी अपने राइट को छोड़ती है, यानी प्रोमिसी अगर प्रोमिसर से अपने परफॉर्मेंस डिमांड करने के राइट को छोड़ता है, तो उस केस में जो अदर पार्टी है यानी जो प्रोमिसर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली अपनी लायबिलिटी से रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। A promised to paint a picture for B. B afterwards forbade him to do. A is no longer bound to perform the promise. तो यहाँ पर A ने प्रॉमिस करा B को कि वो B के लिए पिक्चर बनाएगा, लेकिन B ने ही A को पिक्चर बनाने से रोक दिया और बोल दिया हाँ मुझे पिक्चर नहीं चाहिए। तो अब इस केस में अगर प्रोमिसी ही मना कर रहा है कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो प्रोमिसर तो अब आगे परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंड नहीं रहा। A is no longer bound to perform the promise. तो क्लियर हो गया। तो हमने रेमिशन क्या होता है ये समझ लिया, वेवर क्या होता है ये समझ लिया। अब सेक्शन 63 के अंदर कुछ बातें और दी गई है, उनको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, अ पार्टी में, पार्टी चाहे तो डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस होली और इन पार्ट। क्या मतलब है इसका कि अगर पार्टी चाहे तो डिस्पेंस विद मतलब होता है वेवर, परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से वेव ऑफ कर सकती है, यानी अपनी मर्जी से परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से छोड़ सकती है, या फिर रेमिट कर सकती है। रेमिट मतलब पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकती है, लेसर अमाउंट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं। पार्टी चाहे तो डिस्पेंस विद कर सकती है होल परफॉर्मेंस को, या फिर रेमिट कर सकती है पार्ट परफॉर्मेंस को। और पार्टी क्या क्या कर सकती है? एक्सटेंड द टाइम फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री टू एक्सटेंड टाइम। एग्जांपल देखते हैं इसका। A owes B rupees 10,000 payable on 31st March on a certain year. A ने B का 10,000 रुपीज लौटाना है कब? 31 मार्च को। लेकिन जब 31 मार्च आई तो A इस पोजीशन में नहीं था। A is not in a position to meet the liability on 31 मार्च। A इस पोजीशन में नहीं था कि वो B का 10,000 रुपीज लौटा सके। तो A B के पास जाता है और जाकर B से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे पैसा रीपे करने के लिए थोड़ा सा और टाइम दे दो, यानी तुम मेरे 31 मार्च के टाइम को थोड़ा और एक्सटेंड कर दो। कितना एक्सटेंड कर दो? 3 मंथ्स, यानी 31 मार्च से 3 महीने और बढ़ा दो। तो यहाँ पर बी एग्री हो गया। बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम और देता हूँ। तो ये जो ए और बी ने मिलकर टाइम को एक्सटेंड करा है, बी ने जो प्रॉमिस करा है टाइम एक्सटेंड करने का, वो बी के ऊपर बाइंडिंग होगा। द प्रॉमिस टू एक्सटेंड द टाइम इज बाइंडिंग एंड बी कैन नॉट फाइल अ सूट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड। तो अब बी को जो है 3 महीने इंतजार करना होगा। 3 महीने से पहले, यानी जो एक्सटेंडेड टाइम दिया हुआ है उस टाइम से पहले बी ए के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। अब तीसरा है हमारा सी पॉइंट, एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। यानी प्रोमिसी चाहे तो परफॉर्मेंस के बदले कुछ और एक्सेप्ट कर सकता है। सपोज ए ने बी को 50,000 रुपीज देने, तो ए क्या करता है? ए बी को 50,000 रुपीज ना देते हुए बी के पास कुछ गुड्स सप्लाई कर देता है और बी भी उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर बी ने क्या किया? बी ने पैसों के बदले कोई गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, यानी कुछ के बदले कुछ एक्सेप्ट करना। तो ये तो आसान है कि अगर मान लो पैसे के बदले गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, पैसे के बदले जो है कार एक्सेप्ट कर ली, इस तरीके की बातें, ये तो समझ में आ रहा है। एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन एग्जाम में जो है इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, एग्जाम में क्या पूछा था? ए ओज बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अ सम ऑफ मनी the amount of which has not been ascertained। तो ए ने बी का कुछ पैसा लौटाना है। अब कितना पैसा लौटाना है ये अनसर्टेन है, ये सर्टेन नहीं हो पा रहा। एग्जैक्ट अमाउंट कितने देना है वो सर्टेन नहीं हो पा रहा। बहुत पुरानी पेमेंट है, दोनों में से किसी भी पार्टी को याद नहीं है। तो यहाँ पर ए ने जो है बी को अंदाजे से 2,000 रुपए दे दिए और बी ने भी उस 2,000 रुपए को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अमाउंट कुछ और था लेकिन एक्सेप्ट कुछ और करा गया। एग्जैक्ट अमाउंट क्या था वो पता नहीं, लेकिन उसके बदले कुछ और एक्सेप्ट कर लिया। कितना? 2,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज द डिस्चार्ज ऑफ होल डेट वट एवर मे बी द अमाउंट। तो जो भी अमाउंट रहा उस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है पूरे डेट के लिए डिस्चार्ज हो गया। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए जो कि सेक्शन 63 के अंदर कवर है। तो क्लियर हो गया। अभी एक नीचे छोटा सा नोट दे रखा है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का।
तो अगर मैं बात करूं अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन की, तो अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन जो है एक सेटलमेंट एग्रीमेंट की तरह काम करता है। ये जो है पार्टीज को कोर्ट में जाने से रोकता है। पार्टीज के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने का काम करता है। अगर मान लो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को 1 लाख रुपए पे करने हैं, लेकिन उसके पास 1 लाख रुपए है नहीं, तो दूसरी पार्टी चाहे तो कोर्ट में जा सकती है, चाहे तो कोर्ट में ना जाते हुए थोड़ा कम अमाउंट एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को सेटल और डिस्चार्ज कर सकती है। तो उसी कम अमाउंट एक्सेप्ट करने के एग्रीमेंट को हम अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कहते हैं। हमने इसी टाइप का सिमिलर कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेमिशन। रेमिशन के अंदर भी लेसर अमाउंट एक्सेप्ट करता था प्रोमिसी। तो वही बात यहाँ पर भी है, सेम रेमिशन वाला ही कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश लॉ के अंदर इसको अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का नाम दे दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट आर ऑफन सेटल विद अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स जो है कई बार कोर्ट में नहीं आते हुए अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन की मदद से रिजॉल्व करे जाते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस टू एक्सेप्ट लेसर देन व्हाट इज ड्यू अंडर द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो ड्यू था, अगर प्रॉमिसी उससे कम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो उसको अकॉर्ड बोला जाता है। और सेटिस्फेक्शन का मतलब एक्चुअल पेमेंट और फुलफिलमेंट ऑफ द स्मॉलर प्रॉमिस। सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया एक्चुअल पेमेंट करना उस लेसर अमाउंट की। ध्यान से सुनो, अकॉर्ड का मतलब लेसर अमाउंट के लिए एग्री होना और सेटिस्फेक्शन का मतलब उस लेसर अमाउंट को पे करना। तो क्लियर हो गया आपको? एग्जाम में एक आधी बार कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप देख लेना। बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें तो सारे टॉपिक कवर करते चलने हैं। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? तो हम देख रहे थे अपना टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, जिसके अंदर हमें सेक्शन 62 से लेके 67 तक पढ़ना है। हमने सेक्शन 62 को पूरा देख लिया, सेक्शन 63 को पूरा देख लिया। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 64, जो कि है हमारा रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन को हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट के अंदर। एक बार दोबारा यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो क्या बोला गया इसके अंदर? इसके अंदर बात हो रही है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।